मानव इतिहास का पहला और एकमात्र एसएसएस क्लास हंटर। एक ऐसा व्यक्ति जो उन डंजन्स को अकेले पार कर सकता था जिनमें पूरी रेड पार्टीज जिंदा नहीं बचती। रैंकिंग सिस्टम की सीमाओं से इतना आगे का प्रतिभाशाली कि उसके लिए एक नई श्रेणी ही ईजाद करनी पड़ी। उसकी हत्या कर दी गई। उन लोगों ने घात लगाकर मारा जिन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। किसी युद्ध भूमि पर नहीं, किसी डंजन में नहीं, बल्कि एक कमजोर क्षण में उन साथियों के हाथों जिन्होंने तय कर लिया था कि उसकी शक्ति एक मौजूदगी के बजाय एक रिक्ति के रूप में ज्यादा उपयोगी है। और फिर सिस्टम, वही सिस्टम जो डंजन्स, हंटर्स और शक्ति की पूरी पदानुक्रम पर शासन करता है, ने उसे वापस भेज दिया। उसके अपने अतीत में 10 साल पीछे, हर स्किल से वंचित, हर रैंक से वंचित, उस प्रतिष्ठा के हर अंश से वंचित जिसे बनाने में उसने पूरा जीवन लगाया था। उसका नया पद, डंजन जेनिटर। ये मैनहवा है, द डंजन क्लीनिंग लाइफ ऑफ अ वंस जीनियस हंटर। और यह इस मैनहवा की सबसे संतोषजनक रिग्रेशन कहानियों में से एक है, क्योंकि जुनू किम एक टूटे हुए, बदले की भूख से भरे आदमी की तरह नहीं लौटता। वह एक योजना लेकर लौटता है, 5 साल की योजना, और हर वह व्यक्ति जिसने उसे धोखा दिया उस योजना में शामिल है। मानवा रिकैप वॉल्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रिग्रेशन मानवा की बात कर रहे हैं जो कुछ ऐसा समझती है जिसे अधिकांश रिग्रेशन कहानियां भूल जाती हैं। संतुष्टि शक्ति में नहीं है, संतुष्टि धैर्य में है। एक ऐसे व्यक्ति को देखने में जो ठीक ठीक जानता है कि वह कितना शक्तिशाली है और फिर भी छाया से काम करने का चुनाव करता है। कुछ बारीक और विनाशकारी रचता है, जबकि उसके आसपास के सब लोग एक झाड़ू थामे जेनिटर के सिवा कुछ नहीं देखते। अगर यह कथानक आपको आकर्षित नहीं करता तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जुनू किम ने जो खोया उसकी विशालता समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि वह क्या था। एसएसएस क्लास, एस क्लास नहीं, एसएस क्लास नहीं, ट्रिपल एस। एक ऐसी श्रेणी जो जुनू किम के आने तक मौजूद ही नहीं थी। एक ऐसी दुनिया में जहां हंटर्स को सिस्टम उनकी युद्ध क्षमता, जादुई आत्मीयता और डंजन क्लियरिंग क्षमता के आधार पर रैंक करता है, जूनू एक ऐसे स्तर पर था जहां छत ही अप्रासंगिक हो जाती थी। वह उन डंजन्स में जा सकता था जो पूरे गिल्ड्स को मार डालते थे और बिना एक खरोंच के बाहर निकल आता था। अत्यधिक बल से नहीं, हालांकि वह उसके पास था, बल्कि डंजन मैकेनिक्स की इतनी पूर्ण, इतनी सहज समझ से कि वह एनकाउंटर्स को उसी तरह तोड़ देता जैसे कोई ग्रैंड मास्टर शतरंज की स्थिति तोड़ता है। हर मॉन्स्टर का एक पैटर्न था, हर जाल का एक तर्क था, हर डंजन का एक क्रिटिकल पाथ था, और एक बार पहचान लिए जाने के बाद असंभव सा दिखने वाला बस कुशल बन जाता। वह केवल शक्तिशाली नहीं था, वह बुद्धिमान था, रणनीतिक रूप से इतना तेज कि उसकी कच्ची युद्ध क्षमता लगभग गौण लगती थी। अन्य हंटर्स स्टेट बढ़त, बेहतर उपकरण और संख्या बल पर निर्भर रहते थे। जूनू समझ पर निर्भर था। वह अध्ययन करता था, अनुकूलन करता था, डंजन्स को समीकरणों की तरह हल करता था, और समाधान हमेशा सुरुचिपूर्ण होते थे। इसने उसे अमूल्य बना दिया, और इसी ने उसे खतरनाक भी बना दिया, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो 50 के लिए बनी कंटेंट अकेले पार कर सकता है, वह सिर्फ एक संपत्ति नहीं है, वह एक राजनीतिक समस्या है। गिल्ड लीडर्स उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, सरकारी एजेंसियां उसे साध नहीं सकती। इंटरनेशनल सुपर पावर एसोसिएशन, वह संचालन निकाय जो हंटर गतिविधियों की वैश्विक देखरेख करता है, उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। और एक ऐसी दुनिया में जहां शक्ति पदानुक्रम तय करती है, एक अप्रत्याशित शीर्ष शिकारी हर गणना को अस्त व्यस्त कर देता है। उसके साथी नहीं थे, वे एक देयता को संभाल रहे हितधारक थे, और जब लागत लाभ का संतुलन बदला, जब उसका अस्तित्व उनकी सुरक्षा के लिए उसकी अनुपस्थिति से ज्यादा खतरनाक लगने लगा, तो उन्होंने तर्क संगत राक्षसी निर्णय लिया। उन्होंने उसे मार डाला। यह घात पेशेवर था, समन्वित। कई उच्च रैंकिंग हंटर्स, वही लोग जो उसके साथ लड़े थे, जो ब्रीफिंग टेबल पर उसकी ओर मुस्कुराए थे, जिनकी जान उसने उन डंजन्स में बचाई थी जहां वे उसके बिना मर जाते। उन्होंने अपना क्षण सावधानी से चुना, किसी डंजन के अंदर नहीं जहां सिस्टम की सुरक्षा हस्तक्षेप कर सकती थी, बल्कि बाहर उस मध्यवर्ती जगह में जहां हंटर्स बस इंसान होते हैं और इंसान बस नाजुक। जुनू किम मर गया। इतिहास का सबसे शक्तिशाली हंटर किसी मॉन्स्टर के हाथों नहीं, बल्कि उन लोगों के साधारण भरोसेमंद विश्वासघात से जो उस शक्ति से डरते थे जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। और फिर उसने आंखें खोलीं।
वह 10 साल पीछे अतीत में जागता है। युवा, बिना रैंक का, बिना पंजीकरण के, अनजान, और तुरंत वह शर्तें समझ जाता है। सिस्टम, जिसने पहले कभी व्यक्तित्व या एजेंडे जैसा कुछ नहीं दिखाया, ने हस्तक्षेप किया है, दया से नहीं, न्याय से नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो प्रशासनिक सुधार के करीब है। जूनू किम की मृत्यु ने एक असंतुलन पैदा कर दिया। एक एसएसएस क्लास एंटिटी समीकरण से तब हटा दी गई जब उसने अपना निर्दिष्ट कार्य पूरा नहीं किया था। सिस्टम अक्षमता बर्दाश्त नहीं करता तो वह एक सौदा पेश करता है, एक रिग्रेशन, एक दूसरा मौका, पर साफ सुथरा नहीं। शर्तें सटीक और गैर समझौतापूर्ण हैं। जुनू अपनी मृत्यु से 10 साल पहले अपने जवान शरीर में लौटता है। यादें बरकरार हैं, हर डंजन, हर विश्वासघात, हर उस चेहरे की पहचान जो उसके मरते शरीर पर खड़ा था। पर उसकी स्किल्स बंद हैं, उसके स्टैट्स रीसेट हैं, उसकी एसएसएस क्लास क्षमताएं उसके भीतर हैं, पर अचीवमेंट की दहलीजों के पीछे बंद, जिन्हें विशिष्ट उपलब्धियों के जरिए फिर से अर्जित करना होगा। और समय सीमा निरपेक्ष है। 5 साल के भीतर जूनू को इंटरनेशनल सुपर पावर एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल बनना होगा। गिल्ड लीडर नहीं, एस क्लास हंटर नहीं, सेक्रेटरी जनरल, वैश्विक हंटर, पदानुक्रम का सबसे शक्तिशाली प्रशासनिक पद। अगर वह विफल हुआ तो रिग्रेशन समाप्त, स्थायी रूप से। सिस्टम यह नहीं समझाता क्यों। सिस्टम बातचीत नहीं करता। सिस्टम शर्तें रखता है और पालन की अपेक्षा करता है। और यहीं इस मनहवा की प्रतिभा सामने आती है, क्योंकि सिस्टम जूनू को हंटर के रूप में नहीं लौटाता। वह उसे एक ऐसी भूमिका सौंपता है जो हर पारंपरिक मापदंड से डंजन पारिस्थितिकी की सबसे निचली स्थिति है, डंजन जैनिटर। जब किसी डंजन को हंटर पार्टी साफ कर देती है तो उस जगह को संसाधित करना होता है। मॉन्स्टर अवशेषों की सूची और निपटान, संरचनात्मक क्षति का आकलन, अवशिष्ट माना हस्ताक्षरों का दस्तावेजीकरण, पर्यावरणीय खतरों का तटस्थीकरण, उबाऊ, बेमेल पर अनिवार्य काम उन लोगों द्वारा किया जाता है जिनके पास शिकार की युद्ध क्षमता नहीं है, पर साफ की गई डंजन जगहों में सुरक्षित प्रवेश के लिए पर्याप्त सिस्टम मान्यता है। ये वही काम है जिसके पास से हंटर्स बिना देखे गुजर जाते हैं। अदृश्य ढांचा जो डंजन क्लियरिंग के चमकदार काम को संभव बनाता है। और ग्रह के पूर्व सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए यह विनम्रता का इतना चरम अभ्यास है कि लगभग ब्रह्मांडीय व्यंग्य की सीमा छूता है। जूनू काम स्वीकार कर लेता है, बिना शिकायत, बिना दिखाई देने वाली निराशा, बिना किसी संकेत के कि वह उससे अलग है जो उसका बैच कहता है। एक निम्न स्तरीय डंजन मेंटेनेंस कर्मचारी ऐसा वेतन कमाता है जो उसके पुराने उपकरण के एक टुकड़े के बराबर भी न पड़े। और वह काम शुरू करता है। सफाई असली है। वह झाड़ू पोंछा लगाता है, सूची बनाता है, कागजी कार्रवाई करता है। सिस्टम में उसके सबसे निचले स्तर पर काम करता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ याद रखता है, कुछ भी प्रकट नहीं करता। क्योंकि जूनू किम पहली बार सबसे शक्तिशाली होकर नहीं बचा था, वह सबसे चतुर होकर बचा था। और अपने साथियों द्वारा मार डाले गए एक आदमी के लिए सबसे चतुर चाल यही है कि कोई न जाने कि वह अस्तित्व में है जब तक वह तैयार न हो। स्किल लॉक प्रणाली इस कहानी की रफ्तार का यांत्रिक इंजन है और इसे शानदार ढंग से डिजाइन किया गया है। जूनू की एसएसएस क्लास क्षमताएं गई नहीं हैं। वे अलग अलग खाने में बंद हैं, उन उपलब्धियों के पीछे सीलबंद जिन्हें सिस्टम एल्गोरिथमिक सटीकता से ट्रैक करता है। एक डंजन अकेले साफ करो, समय सीमा के भीतर एक विशिष्ट कार्य पूरा करो, एक विशेष परिणाम प्राप्त करो जिसे सिस्टम ने दहलीज चिन्ह के रूप में पूर्व निर्धारित किया है। हर अनलॉक उसका एक अंश लौटाता है, एक कॉम्बैट स्किल, एक विश्लेषणात्मक क्षमता, एक शारीरिक बढ़ोतरी। टुकड़ा टुकड़ा इतिहास का सबसे शक्तिशाली हंटर खुद को फिर से जोड़ता है, पर सिर्फ उन कार्यों के जरिए जो उसकी असली पहचान उजागर कर सकते हैं। और यही तनाव है जो इस मानहवा को बाध्यकारी पठन बनाता है। जब भी जूनू को कोई स्किल अनलॉक करनी होती है, उसे एक डंजन में जाकर ऐसा प्रदर्शन करना होता है जो किसी जैनिटर के लिए असंभव होना चाहिए। उसे हंटर पार्टीज के लिए बनी कंटेंट को अकेले साफ करना होता है। एस रैंक डंजन्स, ऐसे एनकाउंटर्स जो स्थापित गिल्ड्स को भी चुनौती दें और बिना देखे जाए, बिना रिकॉर्ड हुए, बिना ऐसा सबूत छोड़े जो उस अचूक मेंटेनेंस कर्मचारी की पहचान को झुठलाए जो उसका बैज दर्शाता है। शुरुआती अनलॉक्स शल्यक्रिया जैसे हैं। वह कम भीड़भाड़ वाले डंजन्स पहचानता है, गवाहों से बचने के लिए प्रवेश का समय चुनता है और उन्हें एक ऐसी कुशलता से साफ करता है जो लगभग अपमानजनक लगती है।
वे मॉन्स्टर्स जो ए रैंक पार्टीज को आतंकित करते हैं मिनटों में मरते हैं। जो जाल विशेष उपकरणों से ही निष्क्रिय होते वे हाथ से तटस्थ कर देता है। जो परिवेश भटकाने और थकाने के लिए बने हैं उन्हें वह स्मृति से पार करता है, क्योंकि उसने अपने पहले जीवन में यही डंजन साफ किए थे और हर गलियारा, हर स्पॉन पॉइंट, हर कमजोरी उसे याद है। लोग जो देखते हैं और जो असल में हो रहा है, इन दोनों के बीच की खाई इस कहानी का मूल आनंद है। उसके साथ ही देखते हैं एक चुप मेहनती जैनिटर जो जल्दी आता है, देर तक रुकता है। उसके पर्यवेक्षक देखते हैं एक साधारण कर्मचारी जो सटीक रिपोर्ट दाखिल करता है। वे हंटर्स जिनके डंजन्स वह साफ करता है कुछ भी नहीं देखते, क्योंकि सत्ता के पदों पर बैठे लोग जैनिटर्स को नहीं देखते। वे एक कार्य देखते हैं, एक भूमिका, व्यक्ति नहीं। जुनू उनके इसी अंधेपन को हथियार बनाता है। वह अपनी जैनिटोरियल पहुंच का उपयोग कानूनी रूप से डंजन जगहों में घुसने, उपलब्धि की दहलीजें पूरी करने के अवसर पहचानने और 10 साल के अनुभव व अपने पिछले जीवन की फोटोग्राफिक स्मृति से उपजी सटीकता के साथ निष्पादित करने में करता है। हर सफल अनलॉक अगले को आसान बनाता है और हर एक उसे सेक्रेटरी जनरल पद की जरूरी शक्ति स्तर के करीब लाता है। पर यह स्किल अनलॉक्स खतरे से खाली नहीं। दूसरे लोग विसंगतियां को देखने लगते हैं। डंजन्स जिन्हें साफ करने के बाद घंटों में संसाधित होना चाहिए, मिनटों में पूरे हो जाते हैं। अवशिष्ट मॉन्स्टर आबादी जिसे हटाने के लिए द्वितीयक शिकार दलों की जरूरत होती है, जैनिटर टीम के पहुंचने पर पहले से ही खत्म मिलती है। पर्यावरणीय रीडिंग्स जो खतरनाक मानक स्तर दिखानी चाहिए, उन जगहों पर साफ आती हैं जो एक दिन पहले विनाशकारी थीं। कोई वह कंटेंट साफ कर रहा है जिसे उसे नहीं करनी चाहिए। जैनिटोरियल पहुंच वाला कोई व्यक्ति अपनी श्रेणी से कहीं ऊपर काम कर रहा है। और एक ऐसी दुनिया में जहां शक्ति सब कुछ तय करती है, जहां रैंकिंग प्रणाली सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पदानुक्रम की नींव है, एस रैंक या उससे ऊपर काम कर रही एक अपंजीकृत एंटिटी कौतूहल नहीं है, वह खतरा है। जांच धीरे धीरे शुरू होती है, अनियमितताएं दर्ज होती हैं, पैटर्न क्रॉस संदर्भित होते हैं और जुनू जिसने अपना पहला करियर रणनीतिक प्रतिभा पर बनाया था, अब उसी बुद्धि को इस कहीं ज्यादा कठिन काम पर लगानी होगी। असाधारण काम इस तरह करना कि लगे कुछ भी नहीं हो रहा। ऑलमाइटी जैनिटर साहित्य के महान ट्रोप्स में से एक है। वह पात्र जो किसी पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान पर है, पर गुप्त रूप से उसे पूरी तरह ढाने की क्षमता रखता है। यह इसलिए काम करता है क्योंकि यह दो गहरी संतोषजनक कथात्मक प्रवृत्तियों को मिलाता है, अंडरडॉग कल्पना और सक्षमता कल्पना। द डंजन, क्लीनिंग लाइफ ऑफ अ वंस जीनियस हंटर। इस ट्रोप को मानवा परिदृश्य की लगभग किसी भी कृति से बेहतर निभाता है और इसकी वजह है, यह कुछ ऐसा समझता है जिसे कमजोर रिग्रेशन कहानियां लगातार चूकती हैं। रहस्योद्घाटन संयम के जरिए कमाया जाना चाहिए। कमजोर कहानियां जुनू से उसकी शक्ति तुरंत दिखवाती। चौंके गवाहों के सामने एक नाटकीय डंजन क्लियर, उस बुली का सार्वजनिक अपमान जिसने उसे कम आंका, उन शक्तिशाली लोगों को नीचा गिरते देखने की तुरंत संतुष्टि जिन्होंने उसे अनदेखा किया। यह मनहवा वह शॉर्टकट अस्वीकार करता है। जुनू का संयम ही कहानी है। हर वह दृश्य जहां वह खुद को प्रकट कर सकता था और नहीं किया, जहां उसने उन हंटर्स की हिकारत सही जो उसके नाश्ते से पहले साफ किए डंजन्स में 5 सेकंड भी नहीं टिकते, एक निवेश है। संयम दबाव बनाता है और दर्शक पूरी निश्चितता से जानता है कि जब दबाव अंततः छूटेगा तो परिणाम विनाशकारी होगा। 5 साल की समय सीमा एक संरचनात्मक तात्कालिकता जोड़ती है जो संयम को निराशाजनक बनने से रोकती है। जुनू अनिश्चित काल तक नहीं छिपा है, वह रणनीतिक रूप से छिपा है और घड़ी टिक रही है। जैनिटर के रूप में बिताया गया हर दिन या तो सेक्रेटरी जनरल बनने की ओर या अस्तित्व से मिटने की ओर एक दिन करीब है। यह समय रेखा निर्णय थोपती है, ऐसे क्षण रचती है जहां छिपाव आवश्यकता से टकराता है, जहां सुरक्षित चाल ही धीमी चाल भी है और जहां जुनू को हिसाब लगाना है कि क्या अभी अपनी क्षमता का एक अंश दिखाना देखे जाने की रणनीतिक कीमत के लायक है। सहायक पात्र तेज रेखाओं में खींचे गए हैं। साथी जैनिटर्स जो साझा निम्न स्थिति की लापरवाह दोस्ती से जुनू का व्यवहार करते हैं, यह कभी न शक करते हुए कि उनका सहकर्मी दोपहर के भोजन से पहले वैश्विक शक्ति पदानुक्रम पुनर्संरचित कर सकता है।
कनिष्ठ हंटर्स जो सफाई कर्मचारियों के साथ उस आम क्रूरता से पेश आते हैं जो कभी निःशक्त न रहे लोगों की होती है। वरिष्ठ हंटर्स और गिल्ड अधिकारी जिनके नाम जूनू को अपने पहले जीवन से याद हैं। कुछ साथी बनेंगे, कुछ शत्रु और कुछ ने उसकी हत्या में हिस्सा लिया था और अभी तक नहीं जानते कि वह आदमी जिसे उन्होंने मारा उसी कमरे में खड़ा है, झाड़ू थामे और शिष्टता से मुस्कुरा रहा है। यह अंतिम श्रेणी असाधारण तनाव के क्षण देती है। जूनू अपने भावी हत्यारों से अजनबियों की तरह मिलता है। वे उसे नहीं पहचानते। वह जवान है, बिना रैंक, उस तरह से अदृश्य जैसे सेवा कर्मचारी शक्तिशाली लोगों के लिए अदृश्य होते हैं और उसे उनसे बातचीत करनी होती है, पेशेवर ढंग से, शांति से, बिना किसी संकेत के कि उसे उस ब्लेड का सटीक कोण याद है जिसने उसे मारा, उस हाथ से चलाया गया जो इस वक्त लापरवाह अभिवादन में उसका हाथ हिला रहा है। इस प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए चाहिए भावनात्मक नियंत्रण, जो खुद एक प्रकार की शक्ति है, और यह मानवा उसे ऐसा ही मानती है। जूनू का संयम निष्क्रिय नहीं है, वह सक्रिय, कठिन अनुशासन है। सबसे कठिन लड़ाई जिसमें वह उलझा है और जिसमें दांव सबसे ऊंचे हैं। डंजन क्लियरिंग के दृश्य जब आते हैं, नियंत्रित शक्ति प्रदर्शन की उत्कृष्ट कक्षाएं हैं। जूनू संघर्ष नहीं करता, तनाव नहीं दिखाता। वह एस रैंक कंटेंट से ऐसी मापी हुई कुशलता से गुजरता है मानो वह कोई काम 100 ही बार कर रहा हो, क्योंकि उसने किया है। डंजन के सर्वनाशी खतरे और उसके लगभग प्रशासनिक दृष्टिकोण के बीच का विरोधाभास एक साथ रोमांचक और गहरे व्यंग्य से भरा है। वह जगनाशक मॉन्स्टर्स के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा डंजन सफाई की कागजी कार्रवाई के साथ, व्यवस्थित, पूर्ण, बिना भावना। रिग्रेशन तत्व एक गहरी रणनीतिक परत भी रखता है। जूनू भविष्य जानता है, कौन से डंजन्स टूटेंगे, कौन से मॉन्स्टर्स निकलेंगे, कौन से राजनीतिक संकट हंटर परिदृश्य बदलेंगे। यह सूचना साधारण लाभ के लिए नहीं बल्कि वास्तुशिल्पीय ढंग से इस्तेमाल होती है। वह कुछ बना रहा है, तैनात संपत्तियों, पूर्व निर्धारित संबंधों और रणनीतिक हस्तक्षेपों का एक जाल, जो समय आने पर ऐसे ढांचे में जुड़ जाएगा जो उसे जैनिटर से सेक्रेटरी जनरल तक उस समयावधि में पहुंचाएगा जिसे सिस्टम ने स्वीकार्य माना है। वह घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, वह उन्हें व्यवस्थित कर रहा है, और हर व्यवस्था बाहर से संयोग जैसी दिखती है। और ये खाक है। आज मैंने जो बताया वह सेटअप है। रिग्रेशन, जैनिटर की नियुक्ति, शुरुआती स्किल अनलॉक्स और जूनू के दोहरे जीवन की स्थापना। यह मनहवा अब अपने दूसरे सीजन में काफी आगे है और इसका दायरा काफी बढ़ चुका है। इंटरनेशनल सुपर पावर एसोसिएशन कोई साधारण संगठन नहीं है। यह एक राजनीतिक पारिस्थितिकी है, गुटों, एजेंडों और शक्ति संघर्षों से भरी, जो डंजन पदानुक्रम जितनी ही जटिल है। सेक्रेटरी जनरल बनना केवल शक्ति की नहीं बल्कि प्रभाव, गठबंधनों और उस संस्थागत चालबाजी की मांग करता है जिसके आगे डंजन क्लियरिंग सरल लगने लगे। जूनू का उस पद तक का रास्ता उन्हीं लोगों का सामना करने की मांग करता है जिन्होंने उसे मारा, पर उस सीधे हिंसा से नहीं जिसके वे हकदार हैं, बल्कि उन सब चीजों के रणनीतिक विघटन से जो उन्होंने बनाई हैं। उनके गिल्ड्स, उनकी प्रतिष्ठा, उनके शक्ति केंद्र एक योद्धा द्वारा नहीं बल्कि एक जैनिटर द्वारा अलग किए जाते हैं, जो हर उस बात पर ध्यान दे रहा था जिसे वे सोचते थे कोई नहीं देख रहा। जिन लोगों ने उसे धोखा दिया वे निष्क्रिय नहीं हैं, वे चढ़ रहे हैं, शक्ति बना रहे हैं, पद मजबूत कर रहे हैं, उसी प्रक्षेप वक्र पर चल रहे हैं जिसने उन्हें जूनू के पहले जीवन में हत्या तक पहुंचाया था। वे नहीं जानते कि समय रेखा फिर से लिखी गई है। वे नहीं जानते कि वह आदमी जिसे उन्होंने मारा जिंदा है, सक्रिय है और अगले 5 सालों में उनकी हर चाल से 3 कदम आगे है। और जूनू किम, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हंटर, अपने सबसे अनदेखे कर्मचारी के भेस में डंजन साफ करता रहता है, रिपोर्ट दाखिल करता रहता है, उन लोगों को देखकर मुस्कुराता रहता है जिन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि क्या आने वाला है। द डंजन क्लीनिंग लाइफ ऑफ अ वंस जीनियस हंटर वेबटून पर उपलब्ध है हर बुधवार नए अध्याय के साथ। कोरियाई शीर्षक है हैंडे सी ओंजे योत्तोन होंतोए डोंजोन छोंगसो सेंगवाल। कहानी इस वक्त अपने दूसरे सीजन में है। 55 से ज्यादा एपिसोड्स प्रकाशित हो चुके हैं और डाल बीट का स्रोत वेब नॉवेल भविष्य के अनुकूलन के लिए पर्याप्त सामग्री देता है। अगर आपको रिग्रेशन मानहवा पसंद है पर ऐसी कहानी चाहिए जो कच्ची शक्ति वृद्धि से ज्यादा रणनीतिक बुद्धि को प्राथमिकता दे, अगर आप उस सबसे खतरनाक जिंदा आदमी को देखना चाहते हैं जो सालों तक कोई न होने का दिखावा करता है,
चुपचाप उन सब की बर्बादी रचते हुए जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया। तो यह आपकी कहानी है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया, कमेंट्स में बताइए। मनहवा रिकैप वॉल्ट हर हफ्ते इस मनहवा की सबसे आकर्षक कहानियों पर बात करता है। अगर अगली पर भी साथ रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगले रिकैप में मिलते हैं।